एक बार फ्रांस में एक आदमी रहता था जिसका नाम जान रियू था। अब पूरा दिन बिना किसी खुश या संतुष्ट व्यक्ति से मिले ही नहीं, क्योंकि उसके पास एक बड़ा खेत था, बहुत सारा पैसा था और सबसे बढ़कर उसकी एक बेटी थी जिसका नाम बारबाइक था, जो पूरे देश में सबसे सुंदर नर्तकी और सबसे अच्छी पोशाक पहनने वाली लड़की थी। जब वह छुट्टियों में अपनी कढ़ाई वाली टोपी, 5 पेटीकोट, जिनमें से हर एक दूसरे से थोड़ा छोटा होता था, और चांदी के बकल वाले जूते पहनकर आती थी, तो सभी महिलाएं ईर्ष्या से भर जाती थीं। लेकिन बारबाइक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वे उसके पीछे क्या फुसफुसाएंगी, जब तक कि वह जानती थी कि उसके कपड़े किसी और के कपड़ों से बेहतर हैं और उसके पास किसी भी अन्य लड़की की तुलना में अधिक साथी हैं। अब उन सभी युवकों में से जो बारबेक से विवाह करना चाहते थे, वो व्यक्ति जिसका दिल सबसे अधिक उस पर था, वो उसके पिता का मुखिया था। लेकिन चूंकि उसका आचरण कठोर था और वह बहुत ही कुरूप था, इसलिए वह उससे कुछ नहीं कहती थी। और इससे भी बुरी बात ये थी कि वह अक्सर बाकी लोगों के साथ उसका मजाक उड़ाती थी। जेगू, क्योंकि यही उसका नाम था, ने बेशक इस बारे में सुना और इससे वह बहुत दुखी हुआ। फिर भी वो खेत छोड़कर कहीं और काम की तलाश नहीं करेगा, जैसा कि वह कर सकता था, क्योंकि तब वह बारबाइक को कभी नहीं देख पाएगा और उसके बिना उसके लिए जीवन का क्या मूल्य था। एक शाम वह अपने घोड़ों को खेतों से वापस ला रहा था और घर के रास्ते में एक छोटी सी झील पर रुका ताकि उन्हें पानी पिला सके। वह दिन भर के काम से थका हुआ था। पृष्ठ 342। वह एक जानवर के अयाल पर हाथ रखे खड़ा था और उनके काम पूरा होने का इंतजार कर रहा था। वह बारबाइक के बारे में सोच रहा था, तभी पास की जंगली झाड़ी से एक आवाज आई। क्या बात है, जेगू? तुम्हें अभी निराश नहीं होना चाहिए। युवक ने आश्चर्य से ऊपर देखा और पूछा कि वहाँ कौन है। यह मैं हूँ, झील का ब्राउनी, आवाज ने उत्तर दिया। लेकिन आप कहाँ हैं? जेगू ने पूछा। ध्यान से देखो, तुम मुझे नरकटों के बीच एक छोटे हरे मेढक के रूप में देखोगे। उसने गर्व से कहा, मैं अपनी पसंद का कोई भी आकार ले सकता हूँ, और यहाँ तक कि, जो कि बहुत कठिन है, अगर मैं चाहूँ तो अदृश्य भी हो सकता हूँ। जेगू ने उत्तर दिया, तो फिर अपने आप को उस रूप में मेरे सामने प्रकट करो, जिसमें आमतौर पर तुम्हारा परिवार दिखाई देता है। जरूर, अगर तुम चाहो तो। और मेढक एक घोड़े की पीठ पर कूद गया और हरे रंग के कपड़े पहने एक छोटे बौने का रूप धारण कर लिया। इस परिवर्तन से जेगू काफी भयभीत हो गया, लेकिन ब्राउनी ने उसे डरने की सलाह नहीं दी, क्योंकि वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में उसे उम्मीद थी कि जेगू उसे कुछ काम का पा सकेगा। लेकिन तुम्हें मुझमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? किसान ने संदेह से पूछा। क्योंकि तुमने पिछली सर्दियों में मेरी सेवा की थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया, छोटे लड़के ने उत्तर दिया। तुम जानते हो, मुझे यकीन है कि कोरिगन्स 3, जो व्हाइट कॉर्न देश में रहते हैं, उन्होंने मेरे लोगों पर युद्ध की घोषणा कर दी है, क्योंकि वे कहते हैं कि वे मनुष्य के मित्र हैं। इसलिए हमें दूर दूर के देशों में शरण लेनी पड़ी और पहले तो हमें अलग अलग जानवरों की आकृतियों के नीचे छिपना पड़ा। उस समय से, कुछ हद तक आदत से और कुछ हद तक खुद को खुश करने के लिए, हमने खुद को बदलना जारी रखा है, और इसी तरह से मैं आपको जान पाया। पृष्ठ 343। कैसे? जेगू ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुम्हें याद है कि 3 महीने पहले जब तुम नदी के पास खेत में खुदाई कर रहे थे, तो तुम्हें जाल में फंसा एक रॉबिन रेडब्रेस्ट मिला था? हाँ, जेगू ने उत्तर दिया, मुझे यह अच्छी तरह याद है, और मैंने जाल खोलकर उसे जाने दिया। खैर, मैं वह रॉबिन रेडब्रेस्ट था, और जब से मैंने तुम्हारा दोस्त बनने की कसम खाई है, और चूंकि तुम बारबाइक से शादी करना चाहती हो, तो मैं ऐसा करने में तुम्हारी मदद करके जो कुछ कहता हूँ उसकी सच्चाई साबित करूँगा। आह, मेरे छोटे ब्राउनी, यदि तुम ऐसा कर सकते हो, तो मैं तुम्हें अपनी आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं दूंगा। तो फिर मुझे अकेला छोड़ दो, बौने ने कहा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ ही महीनों में तुम खेत और बारबाइक के मालिक बन जाओगे। लेकिन आप ये कैसे करेंगे? जेगू ने आश्चर्य से कहा। यह मेरा मामला है, शायद मैं तुम्हें बाद में बताऊं। तब तक तुम बस खाओ और सो जाओ, और किसी बात की चिंता मत करो। जेगू ने कहा कि इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता,
और फिर अपनी टोपी उतारकर उसने बौने को हृदय से धन्यवाद दिया और अपने घोड़ों को वापस खेत की ओर ले गया। अगली सुबह छुट्टी थी और बारबाइक हमेशा की तरह जल्दी जाग गई, क्योंकि वह अपना काम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती थी और कुछ दूरी पर होने वाले नृत्य के लिए तैयार होना चाहती थी। वह सबसे पहले गाय के घर गई, जिसे साफ रखना उसका कर्तव्य था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने पाया कि ताज़ा भूसा बिछा हुआ था, रैक में घास भरी हुई थी, गायों का दूध निकाला जा चुका था और बाल्टी एक पंक्ति में बड़े करीने से रखी हुई थी। बेशक जेगू ने ये सब मेरे डांस की उम्मीद में किया होगा, उसने मन ही मन सोचा, और जब वह दरवाजे के बाहर उससे मिली तो वह रुक गई और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दिया। निश्चित रूप से जेगू ने केवल कठोरता से उत्तर दिया कि उसे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रही थी। 344 लेकिन इस उत्तर से उसे और भी यकीन हो गया कि यह वही था और कोई नहीं। यही बात हर दिन होती थी, और कभी भी गौशाला इतनी साफ नहीं थी और न ही गायें इतनी मोटी थीं। सुबह शाम बारबाइक को अपने मिट्टी के बर्तन दूध से भरे हुए और 1 पाउंड मक्खन ताज़ा मथकर पत्तियों से सजा हुआ मिलता था। कुछ हफ्तों के बाद वह इस स्थिति की इतनी आदी हो गई कि वह नाश्ता बनाने के लिए ही उठती थी। जल्द ही यह भी अनावश्यक हो गया, क्योंकि एक दिन ऐसा आया जब नीचे आकर उसने पाया कि घर साफ हो चुका है, फर्नीचर चमक रहा है, आग जल चुकी है और खाना तैयार है। इसलिए उसे सिर्फ बड़ी घंटी बजाने के अलावा कुछ नहीं करना था, जो खेतों से मजदूरों को बुलाती थी कि वे आकर खाना खाएं। उसने सोचा कि यह भी जेगू का काम है, और वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई कि इस तरह का पति एक ऐसी लड़की के लिए बहुत उपयोगी होगा जो बिस्तर पर लेटना और खुद को खुश करना पसंद करती है। दरअसल बारबाइक को बस अपनी इच्छा व्यक्त करनी थी ताकि वह पूरी हो जाए। अगर हवा ठंडी होती या सूरज गर्म होता और वह बाहर जाने से डरती कि कहीं उसका रंग खराब न हो जाए, तो उसे बस पास के झरने के पास भागना था और धीरे से कहना था, मैं चाहती हूँ कि मेरे मथने भरे रहें और मेरा गीला कपड़ा सूखने के लिए बाड़ पर फैला रहे, और उसे इस मामले पर फिर कभी सोचने की ज़रूरत नहीं थी। यदि उसे राई की रोटी पकाना कठिन लगता या ओवन को गर्म होने में अधिक समय लगता, तो वह बस बुदबुदाती, मैं अपनी 6 रोटियों को ब्रेड बॉक्स के ऊपर शेल्फ पर देखना चाहती हूँ, और 2 घंटे बाद वे वहाँ होती थीं। यदि वह इतनी आलसी होती कि गंदे रास्ते से बाजार नहीं जा पाती, तो वह रात को ही जोर से कहती, मैं मोलेक्स से अपना दूध का बर्तन खाली करके, उसमें मक्खन का कटोरा लेकर, लकड़ी की प्लेट में 1 पाउंड जंगली चेरी रखकर और अपनी एप्रन की जेब में कमाए हुए पैसे लेकर क्यों नहीं लौटी। और सुबह जब वह उठती तो देखती, वहाँ लोग खड़े थे। 345 उसके बिस्तर के पैर के पास खाली दूध का बर्तन, जिसमें मक्खन का कटोरा था, लकड़ी की प्लेट पर काली चेरी और उसके एप्रन की जेब में चांदी के 6 नए सिक्के। और उसे विश्वास था कि यह सब जेगू की वजह से था, और वह अब उसके बिना नहीं रह सकती, यहाँ तक कि अपने विचारों में भी। जब बात इस हद तक पहुँच गई, तो ब्राउनी ने युवक से कहा कि उसे बारबाइक से शादी करने के लिए कहना चाहिए, और इस बार लड़की ने रूखेपन से मुंह नहीं फेरा, बल्कि अंत तक धैर्यपूर्वक सुनी। उसकी नज़र में वह पहले की तरह ही बदसूरत और अजीब था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सबसे उपयोगी पति बनेगा, और वह हर सुबह नाश्ते के समय तक सो सकती थी, बिल्कुल एक युवा महिला की तरह, और दिन के बाकी समय में वह जो कुछ भी करना चाहती थी, उसके लिए आधा समय भी पर्याप्त नहीं होगा। वह जब चाहे तब सुंदर कपड़े पहनती और अपने पड़ोसियों से मिलने जाती, जो हर समय ईर्ष्या से मरते रहते, और वह जितना चाहे उतना नाच सकती थी। जेगू हमेशा उसके लिए काम करने, उसके लिए बचत करने और उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ मौजूद रहता। इसलिए एक अच्छी तरह से पली बड़ी लड़की की तरह बारबाइक ने जवाब दिया कि जैसा उसके पिता को अच्छा लगे। उसे अच्छी तरह से पता था कि बूढ़े रियू ने अक्सर कहा था कि उसके मरने के बाद खेत को संभालने के लिए कोई भी इतना सक्षम नहीं होगा। अगले महीने शादी हुई और कुछ दिनों बाद बूढ़े की अचानक मृत्यु हो गई। अब जेगू को खुद ही सब कुछ देखना था, और किसी तरह ये सब इतना आसान नहीं लग रहा था जितना किसान के जीवित रहते हुए लगता था। लेकिन एक बार फिर ब्राउनी ने काम संभाला और 10 मजदूरों से बेहतर काम किया। वह हल चलाता, बोता और काटता था, और अगर, जैसा कि कभी कभी होता था,
काम जल्दी निपटाना जरूरी होता था तो ब्राउनी अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता था और जैसे ही उजाला होता खेतों में छोटे छोटे बौने दिखाई देते जो कुदाल, कांटा या दरांती से काम करते थे। लेकिन जब तक लोग आते तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता और छोटे छोटे साथी गायब हो चुके होते। पृष्ठ 346 और ब्राउनी ने जो भी भुगतान मांगा था वह केवल एक कटोरा शोरबा था। शादी के दिन से ही बारबाइक ने आश्चर्य और गुस्से से देखा था कि उसके लिए काम वैसे नहीं हो रहे थे जैसे पिछले हफ्तों और महीनों में होते थे। उसने जेगू से उसके आलस्य की शिकायत की और वह सिर्फ उसे देखता रहा। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही है। लेकिन ब्राउनी, जो पास ही खड़ी थी, जोर से हंस पड़ी और कबूल किया कि उसने जो भी अच्छे काम बताए थे वे सब उसने जेगू की खातिर किए थे, लेकिन अब उसे दूसरे काम करने थे और अब समय आ गया है कि वह खुद ही अपने घर की देखभाल करे। बारबाइक को बहुत गुस्सा आ रहा था। हर सुबह जब उसे गायों का दूध निकालने और बाजार जाने के लिए भोर से पहले उठना पड़ता था और हर शाम जब उसे मक्खन निकालने के लिए आधी रात तक बैठना पड़ता था तो उसका दिल उस ब्राउनी के खिलाफ गुस्से से भर जाता था जिसने उसे आराम और खुशी की जिंदगी की उम्मीद दी थी। लेकिन जब उसने जेगू को देखा और उसका लाल चेहरा, तिरछी आंखें और अस्त व्यस्त बाल देखे तो उसका गुस्सा दोगुना हो गया। अगर तुम न होते, तुम दुखी बौने, वो अपने दांतों के बीच कहती, अगर तुम न होते तो मैं उस आदमी से कभी शादी नहीं करती और मैं अभी भी नृत्यों में जाती जहां युवा लोग मुझे मेवे और चेरी के उपहार लाते और मुझसे कहते कि मैं पेरिस की सबसे सुंदर लड़की हूँ, जबकि अब मैं अपने पति के अलावा किसी से कोई उपहार नहीं ले सकती। मैं अपने पति के साथ के अलावा कभी नृत्य नहीं कर सकती। ओह, तुम दुखी बौने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपने उग्र शब्दों के बावजूद बारबेक से बेहतर कोई नहीं जानता था कि जब उसे सुविधा हो तो अपने अभिमान को अपनी जेब में कैसे रखना है, और एक शादी का निमंत्रण मिलने के बाद उसने ब्राउनी से वहां सवारी करने के लिए एक घोड़ा लाने की भीख मांगी। 347 वह बहुत खुश हुई और उसने उसे बौनों के शहर के लिए रवाना होने और उन्हें ठीक ठीक बताने का आदेश दिया कि वह क्या चाहती है। उत्साह से भरी हुई बारबाइक ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। यह ज्यादा समय नहीं था और जब वो शहर पहुंची तो वह सीधे बौनों के पास गई जो एक विस्तृत हरे भरे स्थान पर परामर्श कर रहे थे और उनसे कहा, सुनो मेरे दोस्तों, मैं तुमसे एक काला घोड़ा उधार मांगने आई हूँ जिसमें आंखें, मुंह, कान, लगाम और काठी हो। वह अभी कुछ बोल ही रही थी कि घोड़ा आ गया और वह उसकी पीठ पर सवार होकर उस गांव की ओर चल पड़ी जहां विवाह समारोह होने वाला था। पहले तो वह उस काम से छुट्टी मिलने से इतनी खुश थी जिससे वह नफरत करती थी कि उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहुत जल्द उसे यह अजीब लगा कि जब वह लोगों से भरी सड़कों से गुजर रही थी तो वे सभी उसके घोड़े को देखकर हंस रहे थे। आखिरकार उसने एक आदमी द्वारा दूसरे से कहे गए कुछ शब्दों को सुना, क्यों, किसान की पत्नी ने अपने घोड़े की पूंछ बेच दी है, और अपनी काठी में पलट गई। हाँ, ये सच था, उसके घोड़े की कोई पूंछ नहीं थी। वह पूंछ मांगना भूल गई थी और दुष्ट बौनों ने उसके आदेश का अक्षरशः पालन किया था। खैर, किसी भी हालत में मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगी, उसने सोचा और लगाम हिलाते हुए घोड़े को सरपट दौड़ने के लिए उकसाने की कोशिश की। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने चलने से मना कर दिया और उसे उन सभी चुटकुलों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा जो उसके बारे में बनाए गए थे। शाम को वह पहले से भी अधिक क्रोधित होकर खेत पर लौटी तथा जब भी उसे मौका मिला उसने ब्राउनी से बदला लेने का निश्चय कर लिया, जो कि बहुत जल्द ही हुआ। ये वसंत का मौसम था और साल का वह समय जब बौने अपना उत्सव मनाते थे, इसलिए एक दिन ब्राउनी ने जेगू से पूछा कि क्या वह अपने दोस्तों को बड़े खलिहान में रात का खाना खाने के लिए ला सकता है और क्या वह उन्हें वहां नृत्य करने की अनुमति देगा। बेशक, जेगू ब्राउनी के लिए कुछ भी करने में सक्षम होने के लिए बहुत खुश था और उसने बारबाइक को आदेश दिया, पृष्ठ 348 खलिहान में अपनी सबसे अच्छी मेजपोश बिछाना और छोटी छोटी रोटियां और पैनकेक बनाना और इसके अलावा उस सुबह गायों द्वारा दिया गया सारा दूध रखना। उसे उम्मीद थी कि वह मना कर देगी क्योंकि वह जानता था कि वह बौनों से नफरत करती है,
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और रात का खाना तैयार किया जैसा कि उसने उसे आदेश दिया था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो बॉने, नए हरे रंग के सूट पहने हुए, बहुत खुश और प्रसन्नचित होकर भागते हुए आए और मेज पर अपनी सीटें ले लीं। लेकिन एक पल में वे सभी चीखते हुए उठे और चीखते हुए भाग गए, क्योंकि बारबाइक ने उनके पैरों के नीचे गर्म कोयले के बर्तन रख दिए थे और उनके सभी बेचारे छोटे पैर की उंगलियां जल गई थीं। तुम इसे इतनी जल्दी नहीं भूल पाओगे, उसने खुद पर गंभीर मुस्कान बिखेरते हुए कहा। लेकिन एक पल में वे फिर से पानी के बड़े बर्तन लेकर वापस आ गए, जिसे उन्होंने आग पर डाल दिया। फिर उन्होंने हाथ मिलाए और उसके चारों ओर नाचते हुए गाना शुरू कर दिया। दुष्ट विश्वासघाती बारबेरियो, हमारे बेचारे पैर की उंगलियां तुम्हारे द्वारा जला दी गई हैं। अब हम आपके हॉल से जल्दी से चलते हैं। आप सभी पर दुर्भाग्य का प्रकाश है। उस शाम वे हमेशा के लिए देश छोड़कर चले गए और उनकी मदद के बिना जेगू दिन प्रतिदिन गरीब होता गया और अंत में दुख से मर गया, जबकि बारबिक मोलेक्स के बाजार में काम पाकर खुश था।